हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है, जो 10th बोर्ड हुआ है उसका हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स से जो अभी 10 मार्च को हुआ था, ठीक है, आज उसका हम लोग क्या है, पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इससे ये वीडियोज है, ठीक है, ये जो एनालिसिस है आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी अपना पेपर को देख सके कि आप कितना सही और कितना गलत बनाए हैं। ठीक है, ओके, चलो बिना देर करते हुए आप लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और आपके स्लाइड पर पहला आपका क्वेश्चन आपको दिख आ गया। बी स्टार्ट होता है, सेक्शन बी। AD and PS are angle bisector of angle A and angle P of the triangle ABC and PQR. If ABC और similar है PQR गया तो prove that triangle ACD similar होगा PR इसका। ठीक है, तो अब यहाँ देखो दो ट्रायंगल ABC, ABC पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं ABC और ये हो गया तुम्हारा PQ। ठीक है, ये ABC, ये PQ और यहाँ से एक तुम्हारा AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो AD हो जाएगा यहाँ से AD और ये P बाइसेक्टर होगा PS। ठीक है, बाइसेक्टर, ये देखो बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यहाँ पर भी ये बाइसेक्टर यानी ये एंगल इसका ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दे चुका है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी इक्वल टू सॉरी 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 ए आपका सिमिलर है ना, तो इक्वल नहीं, रेशियो में रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो सेकेंड रेशियो आपका क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन में पी आर होगा ना। ये ए बी पी क्यू, फर्स्ट ए बी हो गया, इसका फर्स्ट पी क्यू हो गया, फिर बी सी हो गया, इसका क्यू आर हो गया, इसका ए सी हो गया, तो इसका पी आर हो गया। ठीक है, ये सारे रेशियो में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, एक चीज एंगल बाइसेक्टर हो गया। ओके, नेक्स्ट कि अब इसमें भी वही दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, ए सी डी वाला है और PRAC वाला है। ठीक है, इसमें आपको इसका करना है। जैसे यहाँ से और एंगल भी आप निकाल सकते हो, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, ये बोल सकते हो। दूसरी चीज एंगल एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अच्छा, एंगल A अगर एंगल P की इक्वल है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 1 और ये 2 मेंशन कर दे और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 मेंशन कर दे तो बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो दोनों ये भी इक्वल है, तो एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस में एंगल 2, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये भी होगा एंगल 3 प्लस में एंगल 4। ठीक है, या आप ऐसे मान लो, इसको एक्स एक्स मान लो, वाई वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, सुटेबल के अनुसार आप यहाँ पर दोनों जगह में एंगल 2 लिखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर एंगल 2 का एंगल 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल 4 हो जाएगा। अगर 3 की जगह पे 4 रखते हैं तो ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक चीज, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल गिवन है। अब यहाँ पे ट्रायंगल में देख लो, ट्रायंगल ACD एंड PRS में आप बोल सकते हो कि जो एंगल 2 है एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल C जो है एंगल R का इक्वल हो गया। ठीक है, दिया ना ABC सिमिलर है PQR का, उससे निकल रहा है। ठीक है, तो सो आप बोल सकते हो डबल ए से भी आप क्या होता है, सिमिलर हो जाता है।
यानी सो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर एस, ए सी डी पी आर एस इसका सिमिलर होगा, ठीक है, बाई डबल ए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ट्रिपल ए की जगह डबल ए होता है, सेम चीज़ है। चल ठीक, 20 और 22। अब यहाँ पे लिखा है ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ऑल फेस कार्ड इसको क्या करते हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको रिमूव कर दे रहे हैं 52 कार्ड्स में। तो सबसे पहले ये चीज़ बताओ कि 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितने होते हैं। जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल आपके देखो कौन 12 होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो जैक, क्वीन और किंग, ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें से अगर एक कार्ड इज ड्रॉन, देखो इसमें से रिमूव करने के बाद यानी 52 में से कितना बचेगा, 52 में से कितना बचेगा, तो 52 में से -12 कर दिया यानी इसको रिमूव कर दिया गया, तो बचेगा कितना 40। तो 40 कार्ड्स बचे हैं, उसमें से क्या करना है, ड्रॉन ए रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बचा हुआ उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सो ड्रॉन इज। पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपको स्पेड मिला। अच्छा स्पेड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। क्लब्स भी आपको 13 होते हैं, डायमंड्स आपको 13 होता है, हार्ट्स आपको 13 होता है ना। तो उसमें से स्पेड, अभी एक चीज़ बता, जो फेस कार्ड है इसमें भी तो स्पेड्स होंगे, ठीक है। जैसे आपको जे हो गया, आप देखो जे हो गया, की हो गया, के हो गया, तो एक एक इस तरह से होते हैं कार्ड्स नंबर्स में ना, ठीक होते हैं। तो जो स्पेड्स होगा, मान चलो कि इसमें ये वाला जो स्पेड्स है, ठीक है, ये वाला जो कार्ड स्पेड मान लो, ये लाइन स्पेड्स इसमें 3 हट जाएंगे क्योंकि ये तीनों रिमूव हो चुका है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि फेस कार्ड ये रिमूव हुआ है ना, रिमूव है। इसमें से 3 फेस कार्ड में से ये 3 स्पेड्स कार्ड भी क्या हो गया, रिमूव हो गए। तो कितने बचे होंगे स्पेड्स कार्ड, तो स्पेड्स टोटल 13 होते हैं, उसमें से 3 रिमूव हो गए। क्यों, ड्यू टू रिमूव ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड के रिमूव होने से 3 और भी माइनस हो गए, टोटल 13 होते हैं, उसमें से 3 हट जाएंगे, तो कितना बचेगा 10 आपके स्पेड बचेंगे। तो पहला का जो आंसर होगा स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यानी 10 ओपन में टोटल कितना है 40, जो बच्चा है उसमें से आप लेना 0 0 कर जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट इज नॉट एन एस, तो एस नहीं होना चाहिए, तो इसमें से जो रिमूव हुआ है तो इसमें तो एस है ही नहीं है, तो यानी टोटल आप 4 तो एस रह ही गया, 4 एस तो है ना आपके पास, ठीक है। नॉट एस बोल रहा है यहाँ पे, नॉट एस, तो नॉट एस का मतलब आपके पास टोटल 40 थे जिसमें से 4 एस है, तो नॉट वाला में आ जाएगा 36, ये नॉट एस है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा नॉट एस का, तो आप होगा 36 अपन में 40, तो 4, ठीक है, 4 9 या 36, अब 4 10 या 40, तो 9/, इसका 10 इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, देखो आगे लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 kilogram apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 320 rupees. The cost of 4 kg apples and 2 kg grapes was found to be, ठीक है, found to be 600 if cost of 1 kilogram apple and 1 kilogram grapes of x and y respectively, ठीक है। अब यहाँ पे देखो and represent the given situation algebraically as system of equations, इसको इक्वेशन में लिखना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है और चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, पहले तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 किलो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ, दिया हुआ है 1 kg एप्पल, हेलो हेलो, हम कर रहे हैं, रुक जाओ 10 मिनट में, रुको ना, 10 मिनट में कर रहे हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स क्या दिया है x रुपीज, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ
ग्रेप्स कितना दे दिया, 5 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 किलोग्राम एप्पल खरीद रहा है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम एप्पल एप्पल है प्लस में 1 किलोग्राम आपका ग्रेप्स है। ठीक है, ये टोटल कितना कॉस्टली हो रहा है, 320 रुपीज। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम एप्पल्स का प्राइस कितना है, एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितना वाई, यहाँ पे 1y, वाई हो जाएगा सिर्फ इक्वल टू कितना हुआ 320। ये हो गया पहले जो भी। ठीक है, नेक्स्ट है 4 किलोग्राम आपको खरीद है एप्पल और 2 किलोग्राम है ग्रेप्स। तो यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा, क्योंकि ग्रेप्स का जो प्राइसेस है वो वाई रुपये है। ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है 600। ये होगा आपका 600। इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको चेक करने के लिए है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो कंसिस्टेंस, जो कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में आपको दो होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि जिसमें आपको सोल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो या यूनिक हो, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब आपका नो सोल्यूशन हो, यानी कि पैरेलल के केस में। ठीक है, तो इसके केस में आपको A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, यानी कि पैरेलल। ठीक है, यूनिक क्या होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, और इनफाइनाइट में सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब सब चेक कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा A1, ये आपको हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका B1, ये आपका हो जाएगा B2, ये आपका C1, ये आपका C2। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं A1 बटा में A2 2/4, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, और B1/B2 ये भी देखो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, और C1/C2 अरे 320 दिया है ना, सेकेंड अच्छी कर लेते हैं 320। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 320/600। तो ये 1/2 नहीं आएगा ना, तो ये कितना हुआ, 4 के टेबल में पड़ जाएगा, 4 8 बार में। ठीक है, और ये 4 से 15 बार में, तब तो नहीं करेगा, 8/15 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो A1/A2 आया 1/2 आया, B1/B2 1/10 आया। ठीक है, और जो C1/C2 आया है वो 8/15 आया है, यानी कि A1/A2 आया है, B1/B2 आया है, और नॉट C1/C2 आया है। इसका मतलब है ये पैरेलल वाला केस में है, और इसका जो आंसर होगा इनकंसिस्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसका जो पहला का आंसर होगा वह इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं और वाला पोर्शन का। ठीक है, तो और वाला पोर्शन का करने से पहले हमको इसको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, कोई और वाला भी पोर्शन बनाया, बी पार्ट भी बनाया होगा। तो ए पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक है, हम बी पार्ट का हम दिखा रहे हैं, तो इसको पहले हम इरेज करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर ले रहे हैं पूरी पार्ट। तो ठीक है, तो इसका हम लोग बी पार्ट करते हैं, इसका बी पार्ट। ये क्या है, √2x प्लस में √3y इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखा √3x माइनस में √8 वाई इक्वल टू माइनस में √6। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर, देखो अब इसको एक्स और वाई वैल्यू निकालना है, तो आप तीन चार चार मेथड पढ़े होंगे, तो हम किसी एक मेथड से हम बताते हैं। ठीक है, तो आंसर तक पहुंचा दे रहे हैं। ये इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है,
इसको क्या करते हैं, इसको हम इस एक्स वाले पार्ट को क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करते हैं। तो इसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको √2 से, यहाँ पे √6 बन जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो फाइनल क्या आता है, √3 से मल्टीप्लाई करें तो रूट में 6 पल आएगा, ये आएगा आपका √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा वाई, और ये 5√3। ठीक है, इक्वेशन 1 बन जाएगा ये नया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, √2 से इसको मल्टीप्लाई कर तो रूट में कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, रूट में 6 आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई तो रूट में 8 इंटू में √2, ये होगा आपका रूट में 16, जो कि आपका 4 निकल जाएगा। ठीक है, ये 4y, ये रूट में 6 इंटू में √2 है, ये कितना 12 को मतलब इसका निकल जाएगा 2√3। ठीक है, ये हो गया 2√3, ये आपका नया इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या आता है, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 4 और 3 7y, एलिमिनेशन मेथड सब बना है। ठीक, 5 में से 2 गया तो 3√3, इसे यहाँ पे नीचे माइनस में था, ये माइनस में रखेंगे। ठीक, ये प्लस होगा, तो 5 to 7, 7√3। ठीक है, 7 से 7 आउट हुए तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका √3। ठीक है, y का मान कितना हो गया, √3। अभी y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा, तो √2x प्लस में √3, y इक्वल टू दिया 5, तो √2x √3 इंटू में ये हो गया y का वैल्यू √3 इक्वल टू 5, तो √2x हो गया ये, प्लस में ये हो जाएगा आपका 3, ये जगह 5। ठीक है, तो पहले इसको इरेज करके हटाते हैं। अब यहाँ पे देख लो, √2 में 2x, ये 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2, x इक्वल टू होगा 2 अपॉन में √2। ठीक है, अब जानते हो 2 में 2 को √2 होता है, एक √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, एक √2 ऐसे लिख सकते हैं, या रेशनलाइजेशन कर लो, बात ये चाहिए। ठीक, ये कट जाएगा इससे, कितना होगा √2 में 2, यानी कि x का वैल्यू आएगा √2 और y का वैल्यू आएगा आपका √3। अब इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि एक AB लाइन है AB, इसका दे दिया है -2, -2, और P हो गया आपका 2, -4। P इज द पॉइंट AB, कहीं एक P पॉइंट है इसमें। ठीक है, और इसमें लिखा है BP अपॉन, जो होगा देखो BP इक्वल टू लिखा है ना कैसे 4/7 AB, तो AB को इधर भेज दो, डिवाइड में जाएगा AB, ये कितना हो 4/7, यानी कि BP हो गया ये 4, और AB पूरा कंप्लीट हो गया 7, तो ये कितना बचेगा पूरा 4, ये होगा 4, ये पूरा 7 है, ये हो गया 4, तो आप ये कितना बचेगा 3 होगा, रेशियो की बात करें तो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट ऑफ P बताइए, यानी कि P का कोऑर्डिनेट बताइए, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो P अब जानते हो P का पहले M आपका होता है ना, M(x2) प्लस N(x1) अपॉन M प्लस में N, फिर होगा My2 प्लस Ny1 अपॉन M प्लस में N। ठीक है, ये इसको पहले वाले को M मानते हैं, पहले वाले को M, इसको N, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ये आपका हो जाएगा x1 y1, मैं वैल्यू रख दो, कम खत्म। M 3x2, ये होगा 2 प्लस N 4, x1 हो गया माइनस में 2 अपॉन में M प्लस N, मतलब 3 + 4, फिर उसी तरह से हो जाएगा M मतलब 3 इंटू y2 माइनस में 4 प्लस में N मतलब 4, y1 होगा आपका माइनस में 2, ये जाएगा आपका M प्लस N मतलब कि 3 प्लस में 4। इसको आप सॉल्व करें, 3 2 6 माइनस में 8 अपॉन में 7, ये आएगा माइनस में 12 और माइनस में 8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस में 7 अपॉन में, ये फाइनली आपको हो जाएगा 6 में से 8 गया तो माइनस में 2 अपॉन में 7 और माइनस में 20 अपॉन में 7, इसका आंसर हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन B का क्वेश्चन। ठीक है, साइन A माइनस B दिया है, साइन A इंटू में कॉस B और माइनस में कॉस इंटू साइन B, यूज इट टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15, साइन 15 निकालना है 15 डिग्री,
सबसे लिखते 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। बस ये में रख दो साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू बी। ठीक है ना, साइन ए माइनस में बी इक्वल टू लिखा है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, यहाँ पे यानी ए की जगह कितना होगा 45, बी की जगह कितना होगा 30 रख दो इसमें। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए की जगह 45 है और साइन 30 डिग्री। ठीक, साइन 45 डिग्री पर 1 में √2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो √3/2 आएगा, ये 1/2 आएगा और एलसीएम में हमारा 2√2 होगा, ऊपर में होगा √2 माइनस में 1। ठीक है, √2 माइनस में 1, इतना पे आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर हुआ है, किसका ए पार्ट का। अब इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, साइन ए इक्वल टू कितना दिया, साइन ए इक्वल टू दे दिया वाई और आपसे पूछा है कॉस ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, चलो कॉस ए पूछा है और टेन ए। अच्छा, साइन ए इक्वल टू ए वाई दे दिया, अच्छा ये वाई अपन 1 लिख सकते हो और ये आपका इसका वैल्यू होता है आपका पी अपन में बी, सॉरी p/h। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, p ये होता है h हो गया, ये तुम्हारा b हो गया। अगर यहाँ पे देखो p का वैल्यू, यहाँ पे देखो p की जगह पे y है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, लिख दो। ठीक है, ये a हो गया आपका जो भी साइन ए लिखा ना, तो यहाँ मेंशन कर दो साइन इक्वल टू p/h, तो p की जगह पे y, h की जगह पे 1। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसका वैल्यू निकालेगा तो ये आएगा आपका 1 माइनस में y²। ठीक है, देखो कैसे, अब जानते हो p² प्लस में b² इक्वल टू होता है h² होता है। तो p की जगह पर आपका तो y है, देखो यहाँ पे p की जगह पर y प्लस कर दो, b आपको निकालना ही था, h की जगह पर आपको 1 दे दिया है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो b² आपको निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1, ये y² उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b इक्वल टू होगा तुम्हारा रूट में 1 माइनस में। अब यहाँ से पूछा था कॉस ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका b/h यानी बेस अपन में हाइपोटेनस होता है ना, यहाँ से बेस तुम्हारा कितना 1 अपन में √y² एंड नीचे हाइपोटेनस हो गया 1, यानी फाइनली हो जाएगा 1 माइनस में y²। अब आपसे पूछा है tan ए, तो tan ए इक्वल टू क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर अपन में बेस और यहाँ से परपेंडिकुलर दे दिए y और बेस आपका है √1 माइनस में y²। ठीक है, कॉस ए होगा आपका वो √1 माइनस y², tan हो गया आपका y √1 माइनस y²। ठीक है, नेक्स्ट, चलो आगे खत्म हो गया इतना। ठीक है, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, सेक्शन बी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन सी मतलब रिमेनिंग जो भी मिलेगा, सेक्शन डी और एक सेक्शन ई, आपका इसका एनालिसिस मिलेगा, सोल्यूशन इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इस सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इस सेशन आपको पसंद आया तो आप आया हुआ तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितनी कितनी सही हो गया। ठीक है, और अगर अपना दोस्तों के पास भी इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप नए हो गए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अगला एनालिसिस आपको टाइम से पहले टाइम टू मिल जाए। ठीक है, और ताकि अपना अच्छे से एनालिसिस कर पाए। ओके, चलिए तो इतने पे, थैंक यू।